तो आज हम लोग जो टॉपिक अभी करने वाले हैं ये नीट के बच्चों के लिए एक वन ऑफ द नाइटमेयर टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। आप लोग भी सब नीट के एस्पिरेंट्स हैं, आपने जब नीट का पेपर दिया होगा तो उसमें भी इसके क्वेश्चंस में आप लोगों को डिफ़िकल्टी आई होगी। तो वो डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए हम लोग ये वीडियो अभी बना रहे हैं, और इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके फॉर्मूलेस हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। यहाँ पे हम लोग बेसिकली अभी इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन तक करेंगे, बाकी फर्दर नेक्स्ट पार्ट्स में हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो एनटीए ने जो आपको सिलेबस दिया है, उस सिलेबस में सबसे फर्स्ट और प्राइमरी वर्ड जो लिखा है वो लिखा है सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास होता क्या है? सेंटर ऑफ मास होता है जो भी कोई, लेट्स सपोज आपकी कोई भी एक बॉडी है विथ ऑफ एनी शेप एनी साइज, कुछ भी एक शेप और साइज की बॉडी है, उस शेप और साइज की बॉडी में कहीं ना कहीं उसमें उसका एक मास है, वो सेंटर में कहीं प्रेजेंट होता है, जहाँ पे उसका पूरी की बॉडी वहाँ से कवर्ड होती है। जैसे कि आप लोगों ने बचपन में एक वो गुड्डा आता था जिसमें आप कहीं से भी पंच करते थे, पंच करने के बाद अपना उसका सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ उनने शिफ्ट किया हुआ था, नीचे क्या किया था, सैंड बॉल या कुछ रखी होती थी, तो जिससे आप उसको पंच करते थे, पंच करने के बाद वापस वो अपने कहाँ आता था, ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास स्टेट पे वापस लौट आता था। वैसे ही आप अदर ऑब्जेक्ट्स के लिए, सबके लिए आप सेंटर ऑफ मास घुमाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे अगर मैं एक हैमर लेता हूँ, अगर ये इस प्रकार से हैमर है, हैमर को अगर मैं थ्रो करूँगा तो लेट सपोज यहाँ पे हैमर का ये वर्टिकल पार्ट होता है, हैवियर पार्ट होता है, तो अगर आप देखोगे तो अगर ये हैमर है तो ये वाला पार्ट लगभग यहीं रहेगा, और ये हल्का वाला पार्ट है रोटेट करता जाता है। तो सेंटर ऑफ मास जो है उसका जहाँ पे कंसंट्रेट होता है, मतलब पूरा का पूरा बॉडी का जहाँ पे मास कंसंट्रेट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम उस बॉडी का? सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए निकालते हैं। जैसे सेकेंड टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ मास फॉर द टू पार्टिकल सिस्टम। एक क्या होता है, हम पूरे पार्टिकल के लिए निकालते हैं, एक हम निकाल रहे हैं किसी न किसी ऑब्जेक्ट के लिए निकालते हैं। तो जब हमको पार्टिकल के लिए निकालना है तो पार्टिकल के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो बनता है आर, या पोजीशन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ देखिए, लेट्स सपोज दिस इज द पार्टिकल 1, दिस इज द पार्टिकल 2, एंड द पोजीशन ऑफ बोथ द पार्टिकल दिस इज r1 एंड दिस इज r2। अगर आप इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास आएगा तो ये आएगा आपका r सेंटर ऑफ मास पोजीशन। ये क्या आएगी आपकी? r सेंटर ऑफ मास पोजीशन। तो ये सेंटर ऑफ मास पोजीशन, ये जो फॉर्मूले से आएगा वो आएगा m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। अब जैसे अगर हम पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर r वेक्टर आपका किसके बराबर होता है? r इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ पे आपका x एक्सिस भी होता है, आपका y एक्सिस भी होता है, आपका z एक्सिस भी होता है। तो अब हमको क्या है, हम अलग अलग पोजीशन से अलग अलग चीज़ों का इनका सेंटर ऑफ मास अलग अलग एक्सिस से भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अगर कोऑर्डिनेट ले लिया, लेट सपोज x1 y1 इसके मैंने कोई कोऑर्डिनेट्स ले लिए, एंड x2 y2 एक कुछ कोऑर्डिनेट ले लिए। अगर कोई बॉडी है, लेट सपोज यही बॉडी थी, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या था, ये x एक्सिस में 1,2 पे था, तो ये y कोऑर्डिनेट पे 2,1 पे है। तो अगर मुझे इनके क्या करना है, x एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास निकालना है एंड y एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो x एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास का बनेगा m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली y एक्सिस पे मेरा जो फॉर्मूला बनेगा सेंटर ऑफ मास का वो बनेगा m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप z एक्सिस के लिए बना सकते हो सिमिलर फॉर्मूला। बट अब अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई यूनिफॉर्म बॉडी है या दो मास है, दोनों मास क्या है, सेम है, तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा बीच में होता है। जैसे अगर मैं कोई यूनिफॉर्म लेता हूँ, ये डस्टर है, ये डस्टर यूनिफॉर्म नहीं है, बट अगर मैं इसको क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं, हम लोग सेंटर से बैलेंस करते हैं। तो सेंटर से बैलेंस तभी हो पाएगा जब क्या है, उन दोनों का मास क्या होगा, सेम होगा। वो हमने मैथमेटिकली यहाँ पे प्रूव किया है कि आर सेंटर ऑफ मास क्या होगा, अगर m1 इजिकल्स टू m2 हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये m1 m कॉमन ले लूँगा, ये हो जाएगा आपका r1 प्लस r2, यहाँ पे क्या जाएगा 2m, m से m कैंसिल हो जाएगा, एंड आपका ये फॉर्मूला बनेगा r1 प्लस r2 बाय, यहाँ पे r1 और r2 क्या थी, हमारी पोजीशन थी, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, उसके सेंटर पे पाया जाएगा। और यहाँ पे एक कंसेप्ट आप लोगों का आता है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो हैवियर पार्ट की तरफ बेंड हुआ रहता है। सेंटर ऑफ मास जो होता है वो हैवियर पार्ट की तरफ होता है। जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर क्या है, इस तरफ से क्या है, पतला है, इस तरफ से क्या है, मोटा है। तो अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास निकालने जाऊंगा तो क्या है, ये हैवियर पार्ट की तरफ होगा।
ठीक है। और आपके नीट के पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस में एक आई गेस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि उसमें आपको दो ऑप्शन तो क्या है, सेंटर ऑफ मास के सिर्फ पोजीशन से एलिमिनेट हो रहे थे। जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, दो ऑप्शन तो क्या है आपके, उसकी पोजीशन से एलिमिनेट हो जाते हैं। पोजीशन से एलिमिनेट होना से मेरा तात्पर्य है यहाँ पे कि जैसे अगर मान लो आपको एक रॉड दी हुई है, रॉड की लेंथ कितनी दी है, लेट सपोज 10 सेंटीमीटर की रॉड दी हुई है, दोनों पे उस पर मास है m1 और m2। m1 क्या है आपका, हैवियर मास है, तो मैंने अभी क्या बोला कि सेंटर ऑफ मास जो है वो हैवियर मास की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। अगर आपको सेंटर ऑफ मास लेट सपोज m1 पे स्टार्टिंग पॉइंट है और m2 पे आपका एंड पॉइंट है, तो m1 और m2 की तरफ होगा, तो आप वहीं से आप उसको क्लियरली आप कर सकते हो, क्योंकि आपको दो ऑप्शन जो दिए गए होंगे, दो ऑप्शन आपको m1 की तरफ दिए गए होंगे। तो अगर आपके पास पेपर में टाइम कम हो रहा है, या आपको फिजिक्स में, क्योंकि जनरली बच्चे फिजिक्स को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि आपके पास टाइम उसमें रह जाता है। तो अगर टाइम आपके पास रह जाता है या बहुत कम समय बच रहा है, तो आप क्या करोगे, उसमें थोड़ा सा एलिमिनेशन एंड ट्रिक्स लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका आर सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है, अगर मासेस सेम है तो वो कहाँ पे आएगा, उसका सेंटर पे आएगा। फिर अगर हमारी क्या बॉडी है, कंटिन्यूस बॉडी है। कैसी बॉडी है, कंटिन्यूस बॉडी। कंटिन्यूस बॉडी मतलब उसका जो मास है, उसकी जो लेंथ है, सब क्या है, हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या नॉन यूनिफॉर्म भी है तो भी बॉडी क्या है, कंटिन्यूस है, मतलब उसमें पॉइंट पॉइंट के लिए नहीं है, ठीक है। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर क्या है, कंटिन्यूस, बट दिस मार्कर इज नॉट अ कंटिन्यूस बॉडी। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस एंड नॉन कंटिन्यूस बॉडी, या यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बॉडी। यूनिफॉर्म बॉडी का मतलब होता है कि उसमें हर जगह क्या है, अगर आप लेट सपोज यहाँ से कहीं से भी कोई भी एक पार्ट लेते हो, तो हर जगह क्या है, उसका जो मास पर यूनिट लेंथ होगा, या मास पर यूनिट एरिया होगा, या मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा, वो हर जगह क्या होता है, सेम होगा। बट अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करता हूँ, तो नॉन यूनिफॉर्म पे क्या है, वो चीज़ हमारी वेरी करती है। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर नॉन यूनिफॉर्म है। अब इसमें भी जो आपके डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। एक होता है आपका लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। ये होता है आपका मास पर यूनिट लेंथ, कि पर यूनिट लेंथ में कितना आपका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेकंड होता है हमारा सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, जो कि होता है आपका मास पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितना मास हमारा प्रेजेंट है। थर्ड होता है हमारा वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन में कि पर यूनिट वॉल्यूम में हमारा कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये तीन प्रकार से हमारे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। अगर ये यूनिफॉर्म है मतलब आपका लैम्डा चेंज नहीं हो रहा है, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो आपको लैम्डा वेरी कैसे कर रहा है वो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। लेट सपोज जैसे अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप x यहाँ पे कोई पोजीशन है, जैसे जैसे आप x को बढ़ाते जा रहे हो तो x की स्क्वायर वैल्यू के साथ आपका क्या है, लैम्डा वेरी कर रहा है, ठीक है। इसमें मेनली क्वेश्चन हमारे गॉस लॉ से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि हमारा +2 का टॉपिक है। यहाँ पे आपको इतना वेरी में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो लैम्डा, सिग्मा एंड रो ये लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। ये मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग होता है, कंटिन्यूस बॉडी के लिए और नॉन कंटिन्यूस या नॉन यूनिफॉर्म बॉडी के लिए। अगर हम कंटिन्यूस बॉडी के लिए अलग अलग फॉर्मूले लिखते हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होता है, 1/m इंटीग्रेशन एक्स dm। यहाँ पे dm का मतलब है एक स्मॉल मास। dm का मतलब क्या है, एक स्मॉल मास। लेट सपोज यहाँ पे पूरी एक कोई रॉड है, इसमें से मैंने क्या ले लिया, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया। छोटा सा टुकड़ा ले क्यों लिया, इसका कारण है क्योंकि हम लोग को जब पूरा स्टडी करना, स्टडी के लिए हम लोगों को क्या है, पूरी रॉड की या पूरी बॉडी की स्टडी हम लोग नहीं कर सकते। जैसे कि आप लोग ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, तो ब्लड टेस्ट में आपसे क्या किया जाता है, एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल से लेके आपसे वेट, हाइट, एज सारी चीज़ पूछी जाती है। हर चीज़ को लेके क्या करता है वो आपका इंटीग्रेट कर देता है। सिमिलरली हमारी फिजिक्स में स्टडी के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एक छोटा सा मास लेते हैं। हर जगह मास सेम है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूस मास सिस्टम है। तो हमने क्या लिया, एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उस छोटे से टुकड़े से हमने क्या किया, पूरी उसकी लिमिट लगाई। लिमिट से क्या किया, हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास पूरे मास का जो भी हमारा सेंटर ऑफ मास निकालना है, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, या एक्स वाई जेड हमको कोई भी चीज़ निकालनी है, सारी चीज़ हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर लेट सपोज ये यूनिफॉर्म है, अगर ये कोई रॉड है,
ये रॉड की पूरे का मास कितना है, कैपिटल M, पूरे की लेंथ कितनी है, कैपिटल या स्मॉल l, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें से एक स्मॉल टुकड़ा ले लिया, स्मॉल टुकड़े का मास कितना कर दिया मैंने, dm, और इसकी जो लेंथ कर दी, ये किसी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी कर दी, dx। अब मैंने क्या बोला, कंटिन्यूस मास सिस्टम है, जो मास है आपका क्या है, यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, तो लैम्डा क्या रहेगा, हर जगह सेम रहेगा, तो मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू dm बाय dx। तो इस प्रकार से मैं क्या करता हूँ, dm का मास निकालता हूँ, ये हो जाएगा m बाय l इंटू dx। यही वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे और आप लोग वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे हमारे कुछ स्टार पॉइंट्स है, जैसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा तो वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास की है, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। वो कैसे होगी, क्योंकि हम जानते हैं F फिजिकल्स टू क्या होता है, m है। अगर हम उसको सेंटर ऑफ मास के उसमें बात करें तो F फिजिकल्स टू a m a सेंटर ऑफ मास, और अगर एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो है तो F क्या हो गया आपका जीरो, दैट इज एक्सेलरेशन एट सेंटर ऑफ मास इज जीरो, दैट इज एक्सेलरेशन एट सेंटर ऑफ मास इज जीरो। एक्सेलरेशन एट सेंटर ऑफ मास इज जीरो। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एक्सेलरेशन को मैं डी वी सेंटर ऑफ मास अपॉन डी टी लिख सकता हूँ। और हम लोग जानते हैं जब भी हम किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन जीरो कर रहे हैं, मीन्स वो टर्म क्या है, कांस्टेंट। तो हियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट फ्रॉम द बेसिक लॉ ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में नहीं लग रहा है तो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व। और ये आप लोगों ने इससे पहले जो टॉपिक पढ़े हैं कोलिजन और इन सब टॉपिक में, तो आपने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात भी इन सब में करी होगी। तो मोमेंटम हमारा होता क्या है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी वेक्टर से। तो पी वेक्टर से डिनोट करते हैं, ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। हम लोग जनरली इसमें क्या है, मास को एज ए कांस्टेंट मान के ही बात करते हैं। अगर हम मास को कांस्टेंट नहीं मानेंगे तो ये वेरिएबल मास सिस्टम का कंसेप्ट बनता है, जो हम लोग रॉकेट प्रोपल्शन में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसमें आती हैं कुछ हमारी इक्वेशंस आती हैं। हम लोगों ने ट्रांसलेशन मोशन के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन में इक्वेशन पढ़ी हुई हैं, आप सबने पढ़ी हैं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन कौन सी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने किसमें पढ़ी है, ट्रांसलेशन मोशन में पढ़ी है। 1 डायमेंशन मोशन और 2 डायमेंशन मोशन में पढ़ी है। आप लोगों ने मोशन अंडर स्ट्रेट लाइन में इनको यूज़ किया है, और जब आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा तो भी आपने इन्हीं इक्वेशंस को यूज़ किया है। बट अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, रोटेशन की बात कर रहे हैं। मतलब किसी एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड हम क्या कर रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं या रोटेट कर रहे हैं, तो आपकी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो भी वहाँ पे चेंज हो जाएंगी। जो आपकी लीनियर फाइनल वेलोसिटी है वो क्या बन जाएगी बाद में, लीनियर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। और ये क्या है, लीनियर इनिशियल वेलोसिटी है, ये क्या हो जाएगी आपकी, लीनियर एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक्सेलरेशन आपका कैसे बन जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन में ये जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है ये क्या हो जाएगा आपका, एंगुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो सेम आपकी इक्वेशंस को जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगी, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे थीटा क्या है आपका, फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, वो भी कौन सा वाला, एंगुलर वाला। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को रोटेट कर रहे हो तो रोटेट में आपका जो डिस्प्लेसमेंट भी होगा वो भी पहला पोजीशन यहाँ, दूसरा पोजीशन यहाँ पे होगा। तो आपका क्या है, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन, एंड ये जो वेलोसिटी भी होगी आपकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होगी। तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा क्या है आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड सिमिलरली थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको सेम क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको क्या है, जैसे हम लोगों ने लीनियर में पढ़ा था कि आपको फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी लेट सपोज उन्होंने बोला है कि उसको ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, एंड आपको कुछ टाइम दे दिया, आपको एक्सेलरेशन निकालने को बोल दिया गया है। वैसे ही सिमिलर आपको क्या बोला जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी फाइनल, एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल, अल्फा, सब चीज़ दी जाएगी, कोई एक पैरामीटर आपसे निकालने को पूछ लिया जाएगा, ओके।
अब इसी में हम लोगों को वेरियस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।